हेलो एंड वेलकम अगैन इन द वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि था पनिशमेंट का इंडियन पीनल कोड का। और क्योंकि रिवीजन चल रही है इंडियन पीनल कोड की, इसलिए ये इसका पार्ट 7 है। तो जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो पीछे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और ऊपर कार्ड भी आपको मिल जाएगा और पिछली वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं पहले। फर्दर मोर हमने डिस्कस किया था किन तरीके के ऑफेंसेस में डेथ सेंटेंस इन्फ्लिक्ट की जाती है। हमने ये भी देखा कि इससे रिलेटेड क्या केस लॉज हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अब आज हम डील करेंगे इसके आगे। वी शैल डील विद सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54 से लेके 65 65 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब सेक्शन नंबर 54 जो है आईपीसी का, वो एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी, टू कम्यूट, कम कर देना, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। क्या कम कर देना? पनिशमेंट कर देना बिना ऑफेंडर की स्वीकृति के। सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर सेंटेंस ऑफ डेथ हुई है तो उसको कम्यूट करके कम कर देना और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में बना देना। ऑल्सो सेक्शन नंबर 55 के अंदर सेम अथॉरिटी के पास कम्यूटेशन का पावर है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जिसको किस में कम किया जाता है, जिसको किस में कम्यूट किया जाता है, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन यानी रिग्रेस या सिंपल, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया है तो 14 ईयर्स में कम्यूट करने की पावर है। यू पीपल ऑल्सो शुड रेफर टू सेक्शन नंबर 433 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी सीआरपीसी के 433वें सेक्शन में भी यही बात बोली गई है। तो उसको और इसको मिला के पढ़ना चाहिए, बिकॉज सेम प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन दैट कोड ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल सेक्शन 433 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एडेड विद सेक्शन नंबर 54 एंड 55 ये सिनोनिमस है, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। हाँ, अब 57 की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट क्या होता है कि भाई कितने टाइम पीरियड रहेगा उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन, टुकड़े का, उस पर्टिकुलर पनिशमेंट का, एक पर्टिकुलर ऑफेंस का। हाँ, अब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शेल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। जब हम क्यूमुलेटिव, जब एक से ज़्यादा ऑफेंसेस बनते हैं तो उसके लिए जब चार्जशीट फाइल होती है तो उस केस के अंदर जब एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं और अगर सेंटेंसेस क्यूमुलेटिव नहीं चलती है और कॉन्सिक्यूटिव चलती है तो उसके अंदर बहुत सारी सेंटेंसेस को मिलाएंगे अगर हम, तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो सबसे बड़ा भाग आ गया, तो उसको ये माना जाएगा कि वो 20 ईयर्स है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। नाउ रिमेंबर दैट दिस प्रोविजन इज ओनली इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट एंड नॉट अदरवाइज। यानी कि सिर्फ ये जब हम फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ये क्यों करते हैं हम, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। जब ये फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ यहीं पर, सिर्फ इसी जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल की तरह माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, इन नो अदर केस इट इज टू बी सेड दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। ये किसी भी तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से आप ये ना समझे, गलत ना समझे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इक्वल्स टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स, नहीं, ऐसा नहीं। बट जब फ्रैक्शंस ऑफ पनिशमेंट कैलकुलेट करते हैं ना पूरी लास्ट में ऑफेंसेस की, उसके लिए इसको रेकन किया जाएगा कि 20 ईयर्स के बराबर है। ये 20 ईयर्स के डायरेक्टली बराबर है हर प्रोविजन में, हर बार, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ डीलिंग विद सेक्शन नंबर 63 टू 69 ऑफ द कोड, 63 से 69, इट प्रोवाइड्स फॉर फाइन। फाइन के बारे में बात करता है। सेक्शन 63 प्रोवाइड्स दैट वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में बी एक्सटेंडेड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। यानी जहाँ पर फाइन की बात नहीं करी गई है वहाँ पर कितना फाइन दिया जाएगा मैजिस्ट्रेट द्वारा, कोर्ट द्वारा, तो वो अनलिमिटेड है। लेकिन अनलिमिटेड कैसा? बिना एक्सेसिव हुए, यानी कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि छोटे से ऑफेंसेस के लिए ग्रेविटी छोटी और आपने तो बहुत ज़्यादा फाइन इंपोज कर दिया, नहीं, एक रीजनेबल फाइन इंपोज करना होगा। रीजनेबल क्या होगा और वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज जो केस के होते हैं उस हिसाब से पता चलेगा। अब कमिंग टू सेक्शन नंबर 64 ऑफ द कोड, आईपीसी के 64वें सेक्शन की बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कोड और इट प्रोवाइड्स दैट इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, यानी कि जहाँ पे पनिशमेंट मिलती है इम्प्रिजनमेंट की, कैद की, और फाइन भी इम्पोज किया जाता है, तो फर्स्ट द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन whether with or without imprisonment, and secondly in every case of an offense punishable with imprisonment or fine or with fine only in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term.
इसका मतलब ये जो मैंने अभी पूरा अंग्रेज़ी में बोला, इसका मतलब साधारण भाषा में यही है कि कई बार कोर्ट जो पनिशमेंट इम्पोज करती है उसमें इम्प्रिजनमेंट होता है प्लस फाइन होता है। अब क्या होगा जब वो फाइन पे नहीं करेंगे? अब जो क्योंकि जहाँ पर कोई आदमी अगर फाइन पे नहीं करता है तो उसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है उस सब्सटेंटिव ऑफेंस को छोड़ते हुए जो उसको ऑलरेडी ऑफेंस करने के लिए मिली है। यानी कि अगर 6 महीने की सजा मिली है तो वो 6 महीने तो मिलेंगे ही, प्लस क्योंकि आप फाइन नहीं भर रहे हो तो उसके लिए अलग से सजा मिलेगी। अब ये कितना है, क्या क्वांटम है, इसके बारे में बात करेंगे। द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट पहले से ही दी गई है उसके अलावा, फॉर अ सर्टेन टर्म विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, जैसा मैंने बताया, टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच he may be liable under a commutation of sentence. In a very simple meaning, section number 64 only states that क्या, if any person who is punished for a payment of fine as a substantive offense, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए उसको फाइन की सजा दी गई है, तो देन इफ ही डज नॉट पे द फाइन, अगर वो फाइन पे नहीं करता तो ही हैज़ टू अंडरगो द इम्प्रिजनमेंट एज द केस में बी। यानी अगर फाइन भर लो छूट जाओगे, और अगर आपने फाइन नहीं भरा तो इम्प्रिजनमेंट गो थ्रू करो। अब यहाँ पे जो ये इम्पोजिशन ऑफ फाइन है ना, ये सब्सटेंटिव ऑफेंस जो आपने किया है ऑफेंस उसके एडिशन में है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। ही में ओनली बी पनिश्ड विद फाइन, नहीं तो फिर एंड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि क्योंकि वो डिफॉल्ट कर रहा है, पे नहीं कर रहा फाइन का, ही शैल अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर सच पीरियड एज इज डिफाइंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन। द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड। लेट इज नाउ जम्प स्ट्रेट अवे टू सेक्शन नंबर 65, सेक्शन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर द लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब यहाँ पे पिछले जो सेक्शन मैंने बताया उसमें ये बताया कि ये प्रोविजन इस तरीके से डिफाइंड है, और क्योंकि आप पेमेंट नहीं करते फाइन का तो आपको इम्प्रिजनमेंट अंडरगो करनी पड़ेगी। अब कितना इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कितना इम्प्रिजनमेंट होगा? तो व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। नाउ हियर वी आर डीलिंग विद टू सेक्शंस, दो सेक्शन के बारे में बात करें, सेक्शन नंबर 65 और सेक्शन नंबर 67, 65, 66। First of all, keeping section 65 in view, it provides that the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not be 1/4 of the term of imprisonment, which the maximum fixed for the offense। यानी कि 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए दी गई है। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। वापस से साधारण लैंग्वेज में, ये तो बेराइट की लैंग्वेज हो गई, इस तरीके से समझिए। इफ एनी ऑफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड विद इम्पोजिशन ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट से भी पनिशमेंट है और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस में। तो सेक्शन 65 में ये दिया गया है कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट पेइंग फाइन, यानी कि फाइन नहीं पे करने की वजह से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको इम्प्रिजनमेंट में भेज दे, दैट शुड नॉट एक्सीड, जो वो पर्टिकुलर इम्प्रिजनमेंट में वो भेजेगा कोर्ट, वो एक्सीड नहीं करेगी किससे? 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगेन 1/4 विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, जो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर ऑफेंस का होगा उससे 1/4 से ज़्यादा आप उसके फाइन के लिए भी नहीं दे सकते। अब सेक्शन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जैसे ऊपर वाले हमने बताया, मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, चाहे रिग्रेस चाहे सिंपल, टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। अब उस पर्टिकुलर ऑफेंस जो उसने किया उसके लिए जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट अंडरगो कर रहा है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है कि रिग्रेस है, और उसी हिसाब से ये जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है उसका नेचर हो जाएगा। अब सेक्शन नंबर 65 और 66 ये साथ में पढ़ने वाले हैं, पढ़ने चाहिए, सॉरी। 65 और 66 should be read in conjunction with each other. When we talk of the limit for imprisonment for non-payment of fine, तो ये दोनों सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, नेमली सेक्शन 65 और 64। ये बहुत आप ध्यान में रखें। These two I think is of technical provisions inflicting punishment। ये थोड़ा टेक्निकल टाइप हो गया कि इसका 1/4 कर दिया, पर एक सिंपल सा है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है जैसा मैंने बताया। तो ये अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो ये टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ भी सॉल्व हो जाती है, तो ट्रबलसम प्रोसीजर का ही रहेगा नहीं। मैंने कोशिश तो की है इसको मैं एज सिंपल एज पॉसिबल रखूँ। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू that if you like the literature of my videos and the way that I express myself, and if you want some improvement, do let me know in the comment section. Kindly help me out by subscribing to my channel। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी ग्रोथ होगी, मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, और मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा।
It will be very beneficial to me in the long run. Merry Christmas. Enjoy the beautiful day. Thank you.